आपने वो मूवी ज़रूर देखी होगी नायक, और नायक मूवी का डायलॉग ज़रूर याद होगा जिसमें सीएम जो कहता है कि कुछ गाड़ियां जलती हैं तो जलने दो, कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो। असल में वही कुछ ऐसा ही कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता हुआ दिख रहा है। और आप देखिए जनाब, जो यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन साहब, उन्होंने वीटो लगा दिया है यूनाइटेड नेशंस में, और मुद्दा है गाजा के अंदर सीज फायर। आप सोचिए, जहां पे सिविलियन मारे जा रहे हैं और सिविलियन बेचारे तड़प रहे, उनकी वीडियोस आप देखिए, आपको मालूम चलेगा कितना बुरा होता है। आप एक बार खुद पे इमेजिन करके देखिए, समझ आएगा। अब उस केस में अगर सीज फायर हो रहा है, उस सीज फायर के ऊपर वीटो लगा करके उस मुद्दे को खत्म किया गया। सहज तो बात नहीं है, गलत ही है मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन ये इंटरनेशनल रिलेशन है भैया। वो है ना कि अब मुद्दा जब खुद पे आता है तो व्यक्ति अपने हिसाब से निर्णय लेता है। अब ये सही है, गलत है, क्या इसका डिसीजन है, कैसा हुआ, क्यों हुआ, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। असल में हुआ यूं कि हमास का अटैक होता है इसराइल के ऊपर। हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक करता है इसराइल पे, और भारी तादाद में रॉकेट से हमला यहाँ होता है, और उसमें भी बड़ी मात्रा में सिविलियंस जो हैं वो मारे जाते हैं। कुछ लोगों को अगवा भी करता है, होस्टेज भी करता है, बहुत ही एक ब्रूटल एक्टिविटी वहाँ होती है। लेकिन जब इसराइल जो है वो काउंटर अटैक करता है, तो काउंटर अटैक करते करते वो बहुत बड़े लेवल पे वो काउंटर अटैक करता है। अब मुद्दा ये है कि इस फाइट में किसको ठीक माना जाए, क्या सही था क्या गलत था, लेकिन ह्यूमैनिटी के बेस पे, वॉर एथिक्स के बेस पे सिविलियन को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो इजराइल के लोग हों, चाहे वो फिर पैलेस्टाइन यानी जो गाजा में लोग बसे हैं वहाँ के लोग हों। अब मुद्दा देखिए, जब ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में लाया गया तो यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया। वीटो का मतलब है कि मेरी ना है जी, यानी मैं इस बात को ना कहता हूँ, मुझे ये बात पसंद नहीं है, मेरी बात को माना जाए। अब यहाँ पे जब ये ना इन्होंने बोला, ना बोलते ही मुद्दा तो छिड़ना था। अल जजीरा जो एक काफ़ी फेमस मीडिया हाउस है, अल जजीरा इसको जिस ढंग से कवर करता है वो बेसिकली इसको डबल स्टैंडर्ड का टाइटल देता है। यानी ये बात कहता है कि ये डबल स्टैंडर्ड है, दुनिया जो है वो अमेरिका के स्टैंड्स को गलत ठहरा रही है। अमेरिका का ऐसा करना जिसमें सिविलियन की जान को खतरा था, वो बच सकते थे, सीज फायर होता तो कुछ बेहतरी की जा सकती थी, उसके ऊपर जब अमेरिका ने वीटो यूज कर लिया तो वो एक तरह से क्रिटिसाइज उसको होना ही था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताता हूं कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो इस बात को बड़ा मजबूती से एस्टैब्लिश करता है कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि दुनिया ऑलरेडी 2 वॉर गुजर चुकी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, 1914 टू 1918 और 1939 टू 1945, ये 2 वर्ल्ड वॉर हुए, तीसरा वर्ल्ड वॉर दुनिया में नहीं हो, इसलिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस में से एक है। अब जब ये डिफीट होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली रिजोल्यूशन तो लाया जाएगा। तो इस बात को क्रिटिसाइज इस ढंग से किया गया। आपको मैं इसका एक दूसरा पक्ष भी बताता हूं। दूसरा पक्ष आपके सामने ये है, टाइम्स ऑफ इजराइल की न्यूज देखिए। यानी वो बेसिकली इजराइल जो है वो तारीफ करता है अमेरिका की और कहता है कि भाई जो आप ये रिजोल्यूशन लेके आए गाजा सीज फायर के अगेंस्ट में, ये बहुत आपने अच्छा किया। अब इजराइल ऐसा क्यों कह रहा है? इजराइल इसलिए कह रहा है क्योंकि वो बोलता है कि भाई हम जो है इस हमास को खत्म करके रहेंगे। वो ये क्लेम कर रहा है कि हमारा जो अटैक है वो हमास पे है, सिविलियन पे नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि अगर आप किसी भी एरिया में बम्बार्डिंग करेंगे तो वहां पे ऐसा थोड़ी है कि वो बम ये सोचेगा अच्छा सिविलियन है चलो छोड़ दो, टेररिस्ट है चलो मार दो। आम नागरिक भी हताहत हो रहे हैं और बड़ी तादाद में हो रहे हैं। ये बात भी सही है कि इजराइल जो अटैक कर रहा है वो उसके ऊपर अटैक हो, उसका एक काउंटर अटैक है, तो काउंटर अटैक वाजिब है, लेकिन अब किस लेवल तक वाजिब है उसके ऊपर बात करनी है। तो यहां पे आप देखिए, इसी मुद्दे को इजराइल जो है वो बड़ा ठीक ठहरा रहा है। और असल इस मुद्दे को लेकर के दुनिया में भी 2 पक्ष बन चुके हैं, और 2 नहीं, इसमें 3 पक्ष बन चुके हैं। एक पक्ष ऐसा है जो सपोर्ट कर रहा है कि भी जो अमेरिका ने किया वो बेस्ट किया। एक है वो एक्सट्रीमली कह रहा है कि नहीं बिल्कुल गलत। और कुछ देश का नजरिया ये भी है कि वो न्यूट्रल है, ना वो हाँ बोल रहे हैं ना वो ना बोल रहे हैं। आपको सब समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे दोस्तों। अब इसके ऊपर अगर इंडियन मीडिया में क्या चला, मेजरली जो इंडियन मीडिया में चला, बड़ी न्यूट्रल अप्रोच चली। न्यूट्रल अप्रोच मतलब अगर क्रिटिसाइज भी किया तो किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के, और अगर तारीफ भी की तो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के। यहां हुआ क्या है आप देखो, इंडियन मीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने टर्की के स्टेटमेंट को कोट करके लिखा है, यानी खुद का ओपिनियन यहां हमारा नहीं है, टर्की के बहाने उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। टर्की ने कहा है कि भाई अमेरिका आप दुनिया में अकेले पड़ चुके हो, यानी आप इकलौते ऐसे हो जो चाहते हो कि वॉर होता रहे। इसका मतलब आप एक्सपोज हो चुके हो और आप दुनिया में रिस्पॉन्सिबल हो
वॉर के लिए। और अगर आप कभी हिस्ट्री को बहुत गौर से देखिए, वॉर हिस्ट्री इवन आफ्टर 1950 की मैं बात कर रहा हूं, 1950 से लेके 2023 में आज हम यहां हैं, आज आप बात करिए तो दुनिया की जो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनके रूट में आपको यूएसए नजर आ जाएगा। चाहे वो फिर पेट्रो डॉलर का इशू हो, चाहे वो टेररिस्ट से पेट्रोल खरीद के उनको हथियार बेचने का इशू हो, बहुत सारे गुड तालिबान, बैड तालिबान और मल्टीपल चीजें, और किसी सॉवरेन स्टेट के प्रेसिडेंट को फांसी पे लटकाने जैसी एक्टिविटी यूएस ने करी है। सद्दाम हुसैन को फांसी हुई थी, आपको पता होना चाहिए। ईरान को बर्बाद करने का पूरा ठेका इसने लिया था। अफगानिस्तान की जो हालात हुए हैं वो भी आपके सामने है, और अल्टीमेटली मिला क्या, स्थिति को बद से बदतर करके छोड़ के चले गए। अब यहां देखिए कि हमने अब यहां पे एक पॉइंट और आपको नोट करना चाहिए। टर्की के प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को डिस्क्राइब किया है इजराइल प्रोटेक्शन काउंसिल, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपका नाम ठीक नहीं है, आपको इजराइल प्रोटेक्शन काउंसिल होना चाहिए। दुनिया में विरोध तो बड़ी तादाद में हो रहा है, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट का इलाका है वहां तो इसको लेकर के नेगेटिव अप्रोच चल रही है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब यहां पर हम एंटोनियो गुटेरेस साहब की बात करेंगे। ये एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। अब ये यहां इनका नाम क्यों आ रहा है, आप देख रहे हैं एक आर्टिकल 19 भी आप देख रहे होंगे। यूनाइटेड नेशंस का जो मूलतः समझिए जो संविधान है, उनकी जो नियमावली है, जो उनका चार्टर है, उसका आर्टिकल 99 एक बात कहता है कि किसी भी लेवल पे अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी को यह महसूस होता है कि दुनिया के किसी हिस्से में या किसी एक्टिविटी से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा महसूस हो रहा है, तो वो एक रेजोल्यूशन ला के और सिक्योरिटी काउंसिल का अटेंशन ले सकता है, उसके ऊपर रेजोल्यूशन ला सकता है। तो यही काम जो है वो एंटोनियो गुटेरेस साहब ने आर्टिकल 99 को यूज करते हुए किया। अब ये आर्टिकल 99 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है द सेक्रेटरी जनरल में ब्रिंग to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, यूएन अगर आता है तो वहां इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कभी मिस नहीं कर सकते। तो जब मेन टारगेट ही इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है तो ऑब्वियस सी बात थी कि रेजोल्यूशन लाया गया, लेकिन हुआ क्या, ढाक के तीन बात कहते हैं, वही बात है। तो वीटो करके और मना कर दिया कि इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब ये जो वीटो की समस्या है, इसमें भी भारत जैसे बहुत सारे देश, भारत है, पोर्चुगल है, ब्राज़ील है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये डिमांड करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए, कि जो P5 हैं, 5 वो देश है जिनके पास में वीटो पावर है, ये इसका बहुत ही नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कुछ और देशों को भी इसमें शामिल किया जाए और इसका विस्तार होना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे। आगे आते हैं मेरे दोस्तों, अगर आप इसमें किस किस ने कितना क्या यूज किया वीटो पावर, सबसे ज्यादा रशिया ने इस वीटो पावर को यूज किया है, अमेरिका ने नहीं, 112 बार, अमेरिका 81, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम 29, इसके बाद में फ्रांस 16 एंड फाइनली चाइना 11 बार इस रेजोल्यूशन को, इस वीटो पावर को यूज किया है। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर क्यों यूज करते हैं? आप अगर किसी मुद्दे पे वीटो लेके आ गए, इसका मतलब आप उसमें खुद के हित को तलाश रहे हो। लेकिन ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, कुछ इश्यूज पे तो थोड़ा सा यार छोड़ के चलना पड़ता है। दुनिया में आपको पीस एंड सिक्योरिटी लानी है, आम नागरिक, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आम मतलब मौत किसे अच्छी लगती है, लेकिन मौत के कहते ना कि कब्र की ये वो है, कब्रों के ऊपर राजनीति हो रही है, लाशों की ये राजनीति है, ये इंटरनेशनल। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस अगर पढ़ें तो NI यानी नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल मत भूलना। हर राष्ट्र दुनिया में पहले नेशनल इंटरेस्ट पे काम करेगा, बाकी सब चीजें बाहर की बात है। और इसे ही इंटरनेशनल रिलेशन के एक बहुत बड़े थिंकर मार्गेनथाउ ने क्या नाम दिया है, इसे नाम दिया है रियलिज्म, यानी यथार्थवादी राजनीति की बात ये कहता है। खैर, आप अगर अब इस मसले को देखें कि यहां पे क्या कब कैसे हुआ, तो जो रेड बॉर्डर आप देख रहे हैं, रेड बॉर्डर 1967 के पहले की बॉर्डर है, जिसमें इजराइल पहले था। लेकिन उसके बाद की जो आप ब्लैक बॉर्डर देख रहे हैं, ये बाद में इसने कैप्चर किया। जैसे आप देखिए, ये गोलान हाइट्स का इलाका है। गोलान हाइट्स, ध्यान रखिएगा, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। ये गोलान हाइट्स यूपीएससी में, IAS में पूछा जा चुका सवाल है। ये इन्होंने सीरिया से कैप्चर कर लिया। वेस्ट बैंक का जो ये इलाका पूरा देख रहे हो, ये इन्होंने जॉर्डन से
1967 में कैप्चर किया। इसके बाद में सिनाई का जो ये पूरा इलाका, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हो, ये सिनाई का इलाका है, सिनाई, इजिप्ट, मिस्र, लेकिन बाद में लेकर के 79 में फिर से रिटर्न कर दिया इनकी पीस अकॉर्ड में। लेकिन गाजा जो है, ये गाजा का इलाका है जहां पे गाज गिर रही है इजराइल की, ये गाजा का इलाका इजिप्ट से लेकर के इसने रिटर्न नहीं किया और पीस अकॉर्ड में ये ऑफिशियली किसका हो गया, इजराइल का हो गया। ये तेल अवीव है, हाइफा है, लेबनान की बॉर्डर है, मेडिटेरेनियन सी है। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा बिकॉज ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ना आजकल जो एग्जाम बॉडीज़ है वो लेती हैं ऐसे सवाल। तो मुद्दा ये है कि इजराइल जो है, इजराइल हकीकत में अगर देखा जाए, उसके इतिहास को आप देखेंगे तो ये एक तरह से कैप्चर्ड ही इलाका है। धीरे धीरे इसने विस्तार खुद का किया है और जो पैलेस्टाइन था, पैलेस्टाइन को ये निगल गया। यानी एक तरह से हकीकत में देखा जाए तो इजराइल की एग्जिस्टेंस से बढ़ के यहाँ फिलिस्तीन की एग्जिस्टेंस थी, जो इतिहास बोलता है। लेकिन अभी ठीक है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और बॉर्डर्स चेंज होती रहती है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट हम नहीं करेंगे। मुद्दा आता है अब भारत और इजराइल का क्या कनेक्शन, बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी जी का क्या कनेक्शन, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भारत ऑफिशियली इस बार इजराइल के साथ खड़ा है, यानी हमारा स्टैंड प्रो इजराइल है। बात यह है कि प्रो इजराइल क्यों है, क्योंकि आज के पहले हमारी अगर फॉरेन पॉलिसी को उठाएंगे, चाहे आप फिर वो नेहरू जी से ही शुरू करिए, मेन मुद्दा आप आइए अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े टर्निंग पॉइंट से, लेकिन वहां पर भी हमने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया, इजराइल को नहीं किया। बट इस टाइम इजराइल क्यों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप उसको बहुत लॉजिकल समझिए, इमोशनल लेवल पे नहीं। आप ये देखिए कि जो फाइट है, दिस फाइट इज नॉट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। ये फिलिस्तीन का झंडा है, ये इजराइल का झंडा है। ये लड़ाई इन दोनों के बीच में नहीं है, ये लड़ाई है हमास और इजराइल के बीच में। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया है इजराइल के ऊपर, तो इजराइल इज किलिंग द टेररिस्ट ऑफ हमास। समझ रहे हैं बात। तो भारत किस कंडीशन में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा बताइए। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक सॉवरेन नेशन को, एक संप्रभु राष्ट्र पे अगर हमला करेगा तो निश्चित रूप से वो पक्ष जो है वो इजराइल के साथ ही खड़ा होगा, इसके साथ नहीं। लेकिन आज के पहले अगर कहीं झगड़ा था तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का था, तो हमने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया, इजराइल का नहीं। लेकिन इस बार ये मसला हमास और इजराइल के बीच का, इसलिए हम इजराइल के साथ खड़े हैं। वी आर नॉट स्टैंडिंग विद एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर ये सवाल पूछा जाए किसी भी लेवल पे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारा स्टैंड ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस। सो आई होप थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इसमें जो भी अपडेशंस फर्दर होंगे हम और आप लोगों के लिए कंटेंट लाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और एक हेल्दी डिस्कशन करिए विदाउट एनी प्रेजुडिस माइंड और नेगेटिव माइंड। जो भी पॉजिटिव जो आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में करिएगा। अब इंफॉर्मेशन हमारे कोर्स की आपको देते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपका सपना है, तो कॉम्बो बैच यू कैन ज्वाइन। करना यह है, मानस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, ये लोगो ज़रूर देख लीजिएगा मानस एकेडमी का, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में अवेलेबल है। हमारा जो कॉम्बो बैच है इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 दोनों अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड प्लस लाइव, यानी कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड भी है और कंप्लीट आपको लाइव में भी मिलेगा। अच्छी बात यह है कि अभी ऑफर प्राइस जो है वो सिर्फ 8,500 में 15 महीने के लिए, 3 महीने एक्स्ट्रा, और एक्चुअली फीस इज 11,500। तो फीस बढ़े उसके पहले आप अपना बुक करिए कोर्स को। और ये स्पेशल ऑफर के लिए अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे बात करिए 8890094100। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्टली आपकी मेरे से बात हो जाएगी। सो यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, मानस एकेडमी बेस्ट प्लेस। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मानस एकेडमी इंडिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। फ्री पीडीएफ्स जो हमारे करंट अफेयर्स के डेली अपलोड होते हैं, प्लस हमारी अदर फर्दर इन्फॉर्मेशन कंटेंट से रिलेटेड आपको यहाँ मिलेगी। नंबर ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ये नंबर स्क्रीन पे आपके सामने है। कोई भी कम्युनिकेशन करना है और आप हमसे कर सकते हैं। आपको कंटेंट पसंद आया है और जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर आप लोगों से किसी नए टॉपिक पे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, विश यू वेरी गुड लक, बाय बाय।